सुप्रभात बच्चों, आपकी केवल एक कविता बची है और अब उसके बाद में लेसन फिर से कंटिन्यू करते हैं इस पाठ के। और इस लेसन को करने के बाद आगे हम जो आपकी वितान पुस्तक है उसको लेंगे। तो एक लेसन ये करने के बाद में वितान पे चलेंगे। तो ये पाठ है रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा लिखा हुआ है और बड़ी ही मार्मिक कहानी है। नमक कहानी में जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उससे प्रेरित होकर के कहानी लिखी गई है। कहानी का उद्देश्य केवल ये बताना है कि एक मुल्क के दो मुल्क भले ही बन गए हों, लेकिन लोगों में एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो कम नहीं हुआ। लोगों में एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो आज भी उतना ही है, भले ही मुल्क के दो टुकड़े हो गए। तो रजिया सज्जाद जहीर, उनका पहले हम जीवन परिचय लेंगे और जीवन परिचय के उपरांत फिर आपको उस कहानी को पढ़ाया जाएगा। तो रजिया सज्जाद जहीर का जो जन्म हुआ है वो 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जर्द गुलाब, ये उनका उर्दू कहानी संग्रह है। और सम्मान उनको जो मिले हैं वो मिले हैं सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकेडमी पुरस्कार उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। और निधन जो इनका हुआ है वो 18 दिसंबर सन 1979 में हुआ है। तो मूल रूप से वो उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने अपनी बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है, यानी बच्चों के लिए साहित्य उन्होंने उर्दू में लिखा है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। रजिया जी की भाषा बहुत ही सरल, बहुत ही सहज और मुहावरेदार भाषा है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी लिप्यांतरित यानी स्क्रिप्ट ट्रांसलिट्रेशन होके आई। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव यानी आपसी हार्मनी, कम्युनल हार्मनी, धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की एक प्रमुख विशेषता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनके द्वारा लिखित जो कहानी है नमक, वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद एक देश से दूसरे देश में विस्थापित होके गए लोगों के पुनर्वासित उनके जीवन को टटोलती हुई, उनके दिलों को टटोलती हुई एक कहानी ये है। तो बच्चों, जैसे आपने कुछ बॉलीवुड की फिल्में भी देखी होंगी, पिंजर है, गदर है, गदर एक प्रेम कथा, तो उसमें आपने देखा है कि किस तरीके से बंटवारा जब हो गया, लोग जब इधर से उधर शिफ्ट हो रहे थे तो उनको कितनी तरह की समस्याएं उनको झेलनी पड़ी थी। तो जाना इसलिए लाजमी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे जो अधिकांश लोग थे वो वहाँ थे। इसलिए लोगों ने सोचा कि हम अपने समुदाय के साथ वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, इसलिए लोगों ने यहाँ से वहाँ जाना शुरू कर दिया। लेकिन बीच में जो जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उन्होंने न केवल भारत की जनता को बल्कि पूरे विश्व को एक हिसाब से हिला दिया था। इतनी दर्दनाक घटनाएं उसमें घटित हुई थी। फिर उसके बाद में लेखिका जो हैं, उनके जो भाई हैं वो रह गए पाकिस्तान में और वो आ गई हिंदुस्तान में। तो क्योंकि उसने विवाह जो किया था वो इंडियन से कर लिया था, उस समय तो भारत पाकिस्तान एक ही था, तो उन्होंने विवाह कर लिया था। तो उनके जो पति थे वो लखनऊ में ही रहते थे, इसलिए उनको उनके साथ में रहना पड़ा।
और जो उनके भाई थे वो मजबूरीवश कहाँ चले गए, वो पाकिस्तान चले गए, क्योंकि वहाँ भी उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी थी। दूसरा, उनको यहाँ पे असुरक्षा की भावना उनके मन में थी कि शायद यहाँ रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए उसके भाई जाके वहाँ बस गए। सबके सब पूरा परिवार, भाई बहन सबके सब क्वालिफाइड थे, इसलिए भाई उधर गए और अच्छी अच्छी पोस्ट पे उनकी पाकिस्तान में नौकरी लग गई। तो बहन प्रतिवर्ष अपने भाइयों से मिलने पाकिस्तान जाती है। और इस कहानी का जो टाइटल नमक मिला है वो इस वजह से मिला है कि एक बार जब वो पाकिस्तान जा रही थी तो वो अमृतसर में थोड़ा टाइम के लिए रुक गई किसी वजह से। तो वहाँ एक कीर्तन हो रहा था, सिखों का जो कीर्तन होता है उसमें वो बैठी हुई थी। तो जैसी लेखिका की माँ ओढ़ती पहनती थी, यानी जैसी वेशभूषा उसकी माँ की होती थी, ठीक वैसे ही वेशभूषा वाली एक सिख महिला वहाँ पे आ जाती है। तो सिख महिला को भी वो एक अनजान लड़की लगती है। तो सिख महिला अपने जो दूसरी सिख महिलाएं थी उनसे पूछताछ करती है कि ये लड़की कौन है, पहली बार देख रही हूँ। तो सिख महिला को बताया जाता है कि ये सफिया है और ये पाकिस्तान अपने भाइयों से मिलने जा रही है। तो बच्चों यहाँ पे जो रजिया है उन्होंने अपना नाम वास्तव में रजिया ना लेकर के सफिया कैरेक्टर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। तो वो इस समय क्या है, सफिया की भूमिका में है। तो सिख बीवी को कहा जाता है कि ये लाहौर जाएंगी। तो जैसे लाहौर का नाम जबान पे आता है तो सिख बीवी अपने स्थान से उठ करके सफिया के पास आके बैठ जाती है और उससे बतियाने लगती है। कीर्तन चलता रहा और वो उससे बातें करती रही। थोड़ी देर बाद में कीर्तन समाप्त हो गया, सब अपने अपने घर की ओर जाने लगे। तो रजिया, क्योंकि इस समय तक सफिया जो है वो इस समय तक सिख बीवी के साथ बात करके बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हो चुकी थी। तो वो कहती है सिख बीवी को कि मैं लाहौर जा रही हूँ, आप लाहौर से कुछ मंगवाना चाहेंगी। तो सिख बीवी थोड़ी देर तो सोचती है, विचार करती है और फिर वो कहती है कि हाँ एक चीज़ मंगानी है मुझे। क्या मंगाना है? तो कहती थोड़ा सा नमक मंगाना है। तो नमक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बड़ी मामूली चीज़ थी। अब हिंदुस्तान में नमक की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो सिख बीवी थी वहीं से नमक क्यों मंगवाना चाहती थी, उसका एक कारण ये था कि लाहौर से उसको बड़ा लगाव था, क्योंकि लाहौर में उसका बचपन गुजरा। उसके जो संगी साथी थे, बचपन के सहेलियां थी या उसके दूसरे भाई थे, वो सब लाहौर में बचपन में उसके साथ खेला करते थे, इसलिए लाहौर से उसको बहुत ज़्यादा लगाव है। इसलिए वो कहती है कि मुझे थोड़ा लाहौरी नमक चाहिए, और इस बात को बड़े धीमे से कहती है। तो यहाँ से कहानी अपना टाइटल लेके चलती है नमक। अब पूरी की पूरी कहानी में ये नमक ही है जिस कहानी को आगे बढ़ाता है। अब सफिया ठीक है, वहां से उसने सिख बीवी को देखा और सिख बीवी में उसको अपनी माँ नजर आ रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल वेशभूषा भी वैसी ही और उसका बात करने का ढंग भी वैसा ही था। तो सिख बीवी को बिल्कुल अपनी माँ नजर आ रही थी, इसलिए वो उसको सिख बीवी में अपनी माँ नजर आ रही थी। इसलिए सफिया सोचती है कि चाहे जो करना पड़े मैं नमक जरूर लेके आऊंगी, क्योंकि ये मेरी माँ ने मंगाया है। वो अपनी माँ क्यों कहती है उसको? क्योंकि वो उसकी माँ जैसी ही थी। तो सफिया जाती है अपने भाइयों के पास में, 10-15 दिन गुजारती है वहाँ और बड़े अच्छे से उसका आदर भाव होता है। भाई भी जान लुटाते हैं अपनी बहन के लिए। भतीजे भतीजियाँ हैं, वो उनसे पूछते हैं कि बुआ जी तुम फूफी तुम यहाँ पे आती क्यों नहीं, ऐसी क्या बात होगी, तुम एक एक साल में हमारे यहाँ आती हो। तो कोई जवाब नहीं, बच्चों को कैसे समझाएं। तो वापसी का जब उसका समय था तो उसने वो लाहौर से नमक खरीदा और सोचने लगी कि इस नमक को कैसे लेके जाऊं, क्योंकि बॉर्डर पे चेक होगी, उसकी जो सामान चेक होगा, तो उससे क्या होगा, वो नमक पकड़ा गया तो नमक की जो उस समय लाना ले जाना था वो गैर कानूनी था। तो अब उसको चिंता हो गई कि नमक लेके जाऊं तो कैसे लेके जाऊं। तो वो पहुंच गई अपने भाई के पास, जो कि एक पुलिस का बड़ा अधिकारी था। वो उसके सामने इस बात को रखती है, भाई मुझे नमक लेके जाना है, मेरी माँ ने मंगाया है। तो भाई को बड़ा आश्चर्य होता है, वो कहता है माँ तो बंटवारे से पहले मर गई थी, कौन सी माँ आ गई तेरी दूसरी ओर, हमारी तेरी माँ तो एक ही है, वो भी बंटवारे से पहले मर गई थी, कौन सी माँ बना ली तुमने वहाँ। तो वो बताती है सारी कहानी की ऐसी सी बात हुई है मेरे साथ जब मैं रास्ते में आ रही थी। तो वो भाई उसको मना कर देता है कि बहन जी ऐसा मत करो,
बाजी ऐसा मत करो, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हमारा परिवार एक इज्जतदार परिवार है पाकिस्तान का, और लोग क्या कहेंगे कि तेरी बहन, यार तो पुलिस वाला है, तेरी बहन वहाँ पे नमक लेके जा रही थी, कोई तरीका है क्या? तो बहन जी आप ऐसा मत करो। तो अब यहाँ दोनों भाई बहनों में बड़ी बहस होती है इस बात को लेकर। तो कहती है चोरी थोड़ी कर रही हूँ, नमक ही तो ले जा रही हूँ, प्यार का तोहफा है, अपनी माँ के लिए ले जा रही हूँ। तो कहता कि आप मानोगे नहीं, आप तो, आपका दिमाग तो घुमा हुआ है। तो कहती है हाँ, जो सबका दिमाग मेरी तरह घूम जाए तो दुनिया की तस्वीर न बदल जाए। तो इस तरह से दोनों में बहस हो जाती है और वो नमक लेके वहां से चल देती है। फिर नमक लेके वो पहुंचती है, कस्टम ऑफिसर जो पाकिस्तान का है वो खड़ी हुई है वहां बॉर्डर पे, सामान चेक होने लगता है। तो वो जो है कस्टम ऑफिसर, वो पाकिस्तान में रह जरूर रहा है, लेकिन वो बंटवारे से पहले वो कहाँ का है, हिंदुस्तान का था, जिसका नाम सुनील दासगुप्त है। और बच्चों ये जो घटना है, एक चीज और आपको बता दूं कि वो जो कस्टम अधिकारी है वो ढाका, जो कि बांग्लादेश में है, वहां का रहने वाला है। और उस समय जब ये घटना, ये कहानी का कथानक है, ये उस समय का है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का आपस में बंटवारा या विभाजन नहीं हुआ था, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही राष्ट्र था। तो ढाका का होने का मतलब भी यही था कि वो पाकिस्तानी था। तो सुनील दासगुप्त के सामने वो पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे नमक ले जाना है, और वो कारण भी बताती है। तो वो उससे बड़ा प्रभावित होता है, वो कहता है कि भाई वाह, बहुत बढ़िया काम कर रही हो, कोई बात नहीं, लेके चले जाओ। और वो कहता है कि यही चीज तो होनी चाहिए, कानून ने तो हमको बांट दिया, लेकिन हम हैं आपस में एक ही। जैसे वो सिख भी लाहौर को अपना वतन मानती है, तो मैं भी, सुनील दासगुप्त कहता है कि मैं भी अपना वतन दिल्ली को ही मानता हूँ। तो दिल्ली को वो अपना वतन बताता है। उसके बाद वो आ जाती है अमृतसर, उसकी यात्रा चलती रहती है, वो अमृतसर पहुंच जाती है और यहाँ भी सामान चेक हो रहा है। तो सामान चेक होते समय वो कस्टम अधिकारी के पास में फिर से जाती है, जो भारतीय कस्टम अधिकारी है, और उसके सामने वो नमक रख देती है और कहती है कि ये नमक लाई हूँ। तो वो कहता है कि चलिए कोई बात नहीं है, अपना लेके आई हैं। तो वहाँ वो अपना वतन मानता है कि मेरा वतन तो पाकिस्तान है, क्योंकि वो पाकिस्तान से विस्थापित होके यहाँ इंडिया में आया था। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो बीच की कस्टम अधिकारी हैं वो उसको नमक ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। तो कुल मिला के ये नमक ही है जो दिनों को जोड़ता हुआ चला जाता है, धर्म और मजहब को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको टाइटल दिया गया है कहानी को नमक। तो ठीक है बच्चे, पूरा सारांश मैंने आपको विस्तार से बता दिया इस पाठ का। अब आप एक बार कहानी जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं पाठ पे जाऊं उससे पहले बेहतर होगा कि आप इस पूरी कहानी को एक बार अच्छे से देख लेंगे। बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही प्यारी कहानी है, आपको बड़ी अच्छी लगेगी, एक बार देख जरूर लेना इसको। ठीक है, धन्यवाद।